हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। तो दोस्तों, जैसा कि आईपीओ का सीजन चल रहा है, आईपीएल का नहीं आईपीओ का, आए दिन कंपनियों में होड़ मची हुई है लिस्टिंग कराने के लिए। अरे गहरे नत्थु घेरे भी आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अच्छे भी आ रहे हैं और हर इंसान टोटका अपना रहा है जिस टोटके में आईपीओ अलॉट हो जाए। तो कोई हवन करवा रहा है, कोई पूजा और कोई दोनों हाथों से अप्लाई। तो सवाल ये है कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि लिस्टिंग गेन जो हासिल करनी है उसके लिए पूजा टोटका तो करना पड़ेगा, तभी तो आईपीओ अलॉट हो पाएंगे, वरना आईपीओ तो अलॉट हो नहीं पा रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के कारण। तो इन सारे सीक्रेट को जानेंगे कि कैसे आईपीओ अलॉट के चांस बढ़ सकते हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे रात के 8:30 बजे का शो जहां देते हैं कुछ ट्रेड कभी मिस ना हो। और साथ में स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़े रहें और पूरा फ़ायदा लेते रहें। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आईपीओ में जब अप्लाई होता है तो इन्वेस्टर की क्या क्या कैटेगरी है, किस प्रकार के इन्वेस्टर कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। करेक्ट, क्योंकि आप भी तो ज़्यादा कर सकते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर यानी हम और आप, तो रिटेल मैक्सिमम 2 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एनआईआई, जो 2 लाख से ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, उनको इस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, जिन्हें एचएनआई, एचयूएफ और कॉरपोरेट्स वगैरह इसके अंदर आते हैं। क्यूआईबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, ये किसी भी आईपीओ के सबसे बड़े इन्वेस्टर होते हैं। इसके अंदर बैंक, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट यानी एफआईआई, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस फंड्स, प्रोविडेंट फंड, वेंचर कैपिटलिस्ट जैसे फर्म आते हैं। इस कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम अमाउंट 10 करोड़ का होता है और पूरी आईपीओ की प्राइस का 60% हिस्सा ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी आईपीओ का इशू प्राइस है 60 करोड़, तो 60% क्यूआईबी होगा यानी 12 करोड़ के पास। आखिरी इन्वेस्टर कैटेगरी है रिजर्व्ड के नाम से, यानी रिजर्व कोटा जो हर जगह सुनते हैं। इसमें आईपीओ लाने वाली पार्टिकुलर कंपनी के एम्प्लॉयर, प्रमोटर और अन्य पुराने स्टेक होल्डर का हिस्सा होता है। ये मैक्सिमम 5 लाख तक का शेयर ले सकते हैं। वहीं प्रमोटर के लिए पोस्ट इशू कैपिटल मिनिमम 20% का होना आवश्यक है और इस रेशियो को लगभग 3 साल तक प्रमोटर को मेंटेन करके रखना होता है। अब जानते हैं कुछ वो तरीके जिससे आप आईपीओ के अलॉटमेंट बढ़ा सकते हैं। कुछ वो चीज़ें हैं जो आपने बिल्कुल सुना होगा और कुछ वो पॉइंट हैं जो आपने नहीं सुना होगा। तो पहले बेसिक जानते हैं और लास्ट में एडवांस वाली चीज़ों को जानेंगे। तो देखिए, कुछ चीज़ें हैं ध्यान देने की। बड़े एप्लीकेशन पर अधिक बीड ना लगाएं। सेबी की अलॉटमेंट प्रोसेस ऐसी है जिसमें 2 लाख रुपए से कम के सभी रिटेल एप्लीकेशन को इक्वल समझा जाता है। ऐसे में जिन आईपीओ के ओवर सब्सक्राइब होने की संभावना अधिक होती है, उसमें इन्वेस्टर को बड़े बीड लगाने की जगह कई अकाउंट के जरिए लोएस्ट बीड लगाना चाहिए। इससे बचे हुए पैसे के आधार पर वो अन्य आईपीओ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या आईपीओ का अलॉटमेंट का चांसेस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये जो एक पूरा प्रोसेस है ना, ये जस्ट लाइक अ लॉटरी सिस्टम है। जब ओवर सब्सक्राइब होता है तो कंप्लीट लॉटरी प्रोसेस है। वहाँ पर अगर आप अधिक बिड लगाते हैं तो सिर्फ आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे और आपको आईपीओ अलॉट नहीं होगा। इसमें दूसरा तरीका है, एक ही आईपीओ में कई खातों से पैसे लगाएं, कई अकाउंट से, जो मैं अभी आपको बताया कि आप एक जगह ज़्यादा पैसा ना लगाएं। आप अपने मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त, अपने ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉय, आप जिसको जैसे जो आपके पहचान के हो, आप उनके थ्रू मैक्सिमम लगाएं। वहाँ पर उल्टे ओवर सब्सक्राइब्ड आईपीओ में आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ेंगे, ना कि एक ही जगह मोटा रकम लगा दिया, वहाँ पे लॉटरी सिस्टम में ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाएगा, आपका चांसेस घटा तो है ही और भी घट जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो गलती करते हैं, प्राइस बैंड के अपर प्राइस पर बीड लगाएं। जो किसी कंपनी के आईपीओ के लिए जो प्राइस बैंड तय किया गया है उसके अपर प्राइस पर बीड लगाएं। इससे अलॉटमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक और प्यारी सी चीज़, बैंक अकाउंट के ज़रिए बीड प्लेस करें। आईपीओ के लिए अपने ब्रोकरेज फर्म के प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो आप लगाते हैं, वहाँ पर उसके अलावा बैंक भी ये फैसिलिटी देते हैं और आईपीओ के लिए इन्वेस्टर बैंक के ज़रिए ASBA एप्लीकेशन जो होती है इससे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो
तकनीकी समस्या आती है ना, उसके चांसेस बहुत बहुत घट जाते हैं। ब्रोकिंग हाउस में क्या होता है, बहुत लोड होता है, ओवरलोड होता है। लेकिन जो ये बैंक का जो ये एप्लीकेशन सिस्टम जिसको मैंने ASBA बताया, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, यहाँ पर ये समस्या बहुत कम होती है और ये तरीका अपनाने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मैं चाहूँगा कि क्या किसी ने इस तरीके से अप्लाई किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे दूसरे लोगों को भी पता चले कि वो जो ब्रोकिंग हाउस से अप्लाई करते हैं वहाँ पर समस्या ज़्यादा आती है या इससे। क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल मानना है कि बैंक अकाउंट के थ्रू करने पर समस्या बहुत 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 कम आती है। नेक्स्ट है पेरेंट या होल्डिंग कंपनी में शेयर को खरीद ले। ये तरीका सभी आईपीओ में सक्सेस नहीं है, ये सिर्फ वहीं पर सक्सेस है कि कोई आईपीओ लाने वाली कंपनी की पेरेंट कंपनी पहले से मार्केट में लिस्टेड हो। डीमेट अकाउंट में पेरेंट कंपनी का एक भी शेयर होने पर इन्वेस्टर शेयर होल्डर कैटेगरी के तहत जब अप्लाई करता है तो वहाँ पर उनके अलॉटमेंट होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। और इन्वेस्टर शेयर होल्डर कैटेगरी के अलावा रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी से भी एप्लीकेशन कर सकता है और दोनों कैटेगरी से एप्लीकेशन देने पर अलॉटमेंट के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जोमेटो आया तो वहाँ पर क्या था, कौन सी, इन्फोएज। तो इस तरीके से जब पेरेंट कंपनी आप अपने पास रखते हैं तो आप ये दो कैटेगरी से अप्लाई करते हैं। और मैं यहाँ पर फिर से आप लोगों से जानना चाहूँगा, किसी ने ऐसा करके अपने अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाए हैं क्या उन्हें अलॉटमेंट मिला है क्या, जिससे जो हमारे भाई लोग सुन रहे हैं, जो भी नए लोग मार्केट में आ रहे हैं, वो प्रैक्टिकली देख सकें। तो ये सिर्फ आपके कमेंट से ही हेल्प हो पाएगी। लास्ट है अप्लाई एज HNI, यस, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जहाँ पे 15% अलॉटमेंट का एरिया मिलता है। इस कैटेगरी से अप्लाई करने पर अगर आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्ट करना चाहते हैं तभी, और ओवर सब्सक्रिप्शन के समय आपको HNI कैटेगरी की वजह से अलॉटमेंट होना चांसेस अगेन बहुत ज़्यादा होता है। अब चाहे कम हो या ज़्यादा हो, बट अलॉटमेंट होगा ज़रूर। अब भैया जब अलॉटमेंट पक्की है तो थोड़ा सा कुछ त्याग भी करना पड़ता है। जी हाँ, अगर कंपनी किसी तरह का भी डिस्काउंट ऑफर करती है तो उसके लिए HNI कहीं से एलिजिबल नहीं होते हैं। और जो HNI इन्वेस्टर हैं नॉट एलिजिबल फॉर सब्सक्राइबिंग अंडर कट ऑफ प्राइस, जबकि रिटेल वाले ये फैसिलिटी ले सकते हैं। रिमेंबर, जब आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर HNI सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। अब इसको एक एग्जांपल से भी समझते हैं कि कोई X है जिन्होंने XYZ कंपनी के शेयर के लिए अप्लाई किया है और 300 शेयर के लिए अप्लाई किया है। अब वहाँ पे 2 केस हो सकते हैं अलॉटमेंट का। पहला, शेयर अंडर सब्सक्राइब है, अंडर सब्सक्राइब, तो वहाँ पर नॉर्मली आपको मिल जाएंगे। दूसरा केस है ओवर सब्सक्राइब्ड है, उस केस में इन्वेस्टर विल बी अलॉटेड प्रोपोर्शनली इन विच दिस केस इज 1 शेयर। तो ये जो तरीका है इसमें आपको मिलता है। अब इसको HNI के एग्जाम्पल से एक और मिसेस बेक्टर का आया था IPO, 621 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। यहाँ पर HNI को 621 शेयर के बीड पर 1 शेयर मिला। कितने के बीड पर? 621 के बीड पर 1 मिला। ये समझिएगा। तो मतलब जितना टाइम ओवर सब्सक्रिप्शन होता है उस टाइम पर 1 शेयर। तो ये वो चीज़ है। तो यहाँ पर ये चीज़ हम समझ के इस तरीके से अप्लाई करते हैं। क्या कभी किसी ने HNI कोटा में अप्लाई किया है तो ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करूँगा इन चीज़ों को आप अपना कर अपने अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। और भाई वाली कोशिश पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे जो भी नए लोग मार्केट में आ रहे हैं वो इन चीज़ों को प्रॉपर करके पूरा फ़ायदा ले सकें। थैंक यू सो मच।